हाँ जी, शैल स्टार्ट नाउ। सो मैं ये assume करके चल रही हूँ कि तुम लोगों को अभी तक इतना सारा क्लियर है, बेसिक सारा पाइथन क्लियर है, एचटीएमएल तुम लोगों को आती है, बूटस्ट्रैप मैंने बता दिया है, प्रोजेक्ट प्रिंट हमें चलाना आ गया कि मैनेज डॉट पाइथन काम कैसे करना है। अब हम इसके आगे एडवांस काम शुरू कर देंगे, ठीक है जी। बिकॉज हमने फंक्शन बनाने सीखते हैं, हमें पता चल गया कि फ्लो कैसे पास होता है। अब हम आएंगे ऊप्स पे, विच इज यू कुड से द थर्ड क्रेडेंशियल टू लर्न अबाउट जेंगो। अगर जेंगो के अंदर और ज़्यादा अच्छे से काम करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके विदाउट आप कुछ प्रोजेक्ट वगैरह नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, चलो लेट्स इंक्लूड दी oops हियर। इसको शॉर्ट में oops कहा जाता है, oops डॉट py। चलो जी, सो oops मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप इसको पढ़ो तो तीन चीजें क्या समझ में आती है, इसके अंदर टोटल कितने मिला के कंसेप्ट होते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शॉर्ट बुक्स को पढ़ना है तो उसके लिए कुल मिला के 6 कंसेप्ट होंगे। हाँ जी बेटा, जो एक हो गया ऑब्जेक्ट, एक हो गया क्लास, एक होता है इनकैप्सुलेशन, बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही। पहले इनहेरिटेंस, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। इन चीज़ों को पढ़ने के लिए कंप्लीट ले होती है, ठीक है, जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पढ़ा पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ जी, वेरी गुड, बड़ा करेक्ट वर्ड बताया। रियल वर्ल्ड एक एंटिटी मान ले, एक और बोल देते ना कि नहीं रियल वर्ल्ड होता है। क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होती है क्लास। और बेटा जी, क्लास जो होती है ना वो एक तरीके का ब्लूप्रिंट होती है, ये आर्किटेक्चर है, ये ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है जी। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन उल्टा हो गया, इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली अ डेटा बाइंडिंग और एब्स्ट्रैक्शन इज द डेटा हाइडिंग। ठीक है, हाइडिंग, ठीक है। और एक हो गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, पता ही हुआ सबको क्या होता है, बोलो जल्दी, वर्ड बताओ, वर्ड। हाँ, जस्ट वन वर्ड, आई जस्ट नीड अ वन वर्ड टू डिस्क्राइब इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी, राइट। चलो, आई एम वेरी ग्लैड कि तुम लोगों को इतनी सारी नॉलेज है। देन पॉलीमॉर्फिज्म, तो मैनी फॉर्म्स लिख देते हैं, इतना बहुत होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द बेसिक टर्म्स हियर। तुम्हारा था प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ठीक है, ये मैंने पीडीएफ भी तुम लोगों को सारा भेज दिया था ना, आई होप तुम लोगों को भी किसी चीज में प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय द सिंपलेस्ट टर्म कि मानो मैंने कहा आई हैव सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। सपोज मेरे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द केस, लाइक ये मेरे पास मान लो ऑब्जेक्ट 1 होगा, ये मान लो ऑब्जेक्ट 2 होगा, एंड दिस इज व्हाट आई हैव द ऑब्जेक्ट 3। यू पीपल आर ऑब्जेक्ट्स ना, आई एम आल्सो एन ऑब्जेक्ट, वी पीपल आर द ऑब्जेक्ट्स। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अच्छा आवाज नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबके पास दो कॉमन चीजें होती है, वो क्या है, एक उनकी प्रॉपर्टीज और एक उनकी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो एक क्या होंगे, उनकी एट्रीब्यूट्स होंगे, एक उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, और एक क्या होंगे, उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी या जो भी उसके फंक्शंस होंगे। Done? तो इतना चीज हमें समझ में आती है, मैं बेसिक एक लॉजिक कह रही हूँ। जो एट्रीब्यूट्स तुम समझ रहे हो, ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग में हम एक वर्ड बोल देंगे जिसको कहा जाता है वेरिएबल्स। डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स, अगर मैं इसको डेटा मेंबर भी बोल दूं
तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब बाकी रह गए, एक तो होगी एट्रीब्यूट, दूसरे क्या थे, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज। एक तरीके से प्रॉपर्टीज क्या है, उसके काम करने का तरीका है, उसकी जो स्टेट और बिहेवियर है। एक्चुअली यू कुड से दैट दिस इज द बिहेवियर। बिहेवियर डिनोट्स कि उसके काम करने का तरीका कैसा है, हर एक का चलने का तरीका वखरा है। किसी चीज को देखो, अगर मैं तुम लोग को एक एचटीएमएल का पेज बनाने के लिए कहा था, हो सकता है सबका तरीका अलग अलग हो। कोई डिव को यूज करेगा, कोई लिस्ट को यूज करेगा, कोई एक्सटर्नल सीएसएस यूज करेगा, सो वी ऑल हैव अ डिफरेंट मेथड्स फॉर दैट। तो उस चीज को, इन बिहेवियर को हम प्रोग्रामिंग में एक वर्ड का नाम देंगे, दैट इज नोन एज मेथड। So it denoted that we all have attributes and behavior, which denotes as variables, our properties and the methods. हमें ये चीज समझ में आई ना। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो सारा कंसेप्ट था ना ये एट्रीब्यूट्स का, ये तो क्या थे, ये थे ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये चीज उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर थी। व्हाट आई एम सेइंग हियर कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट है जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, सारा कुछ सिमिलर है, वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन इन दोनों के पास ये दोनों चीजें है ना, ये तीन ऑब्जेक्ट है, तीनों ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें पक्का होंगी, इसका स्टेट एंड बिहेवियर होगी सबके पास। जिनके पास भी ये चीजें हैं उनको हम एक कैटेगरी में डालेंगे। क्या डालेंगे, एक कैटेगरी में डालेंगे। उस कैटेगरी को हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, एक क्लास कहते हैं। ये चीज सबको समझ में आई। सो इतनी सी बात है। अब मान लो मैंने क्या करा होगा, कल को मैंने कोई और फंक्शनैलिटी बनाई होगी, कुछ भी और फंक्शन हो सकता है मेरे पास, कुछ भी और प्रोग्राम हो सकता है, मेरे को यही सारी चीजें एग्जैक्टली यहाँ पे चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस, राइट। और अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ये क्लास थी, मैंने हर चीज को एक क्लास में डाल दिया, और अगर क्लास को भी मैं कंटेनर में डाल रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक तरीके से इनकैप्सुलेट कर रही हूँ, राइट। और मैंने कहा ये क्लास इससे बनी है ना, ये क्लास इस क्लास से बनी है। मैं चाहती हूँ, अच्छा ये जो क्लास है इस क्लास की सारी डिटेल्स ले सकती है, राइट। अब ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी चीज इसके लिए है कि मुझे यहाँ पे कोड नहीं लिखना पड़ेगा, दैट इज व्हाई इनहेरिटेंस इज द रीयूजेबिलिटी, राइट। पर मैं कह रही हूँ, तो फिर इस क्लास की अपनी जो भी चीजें होंगी वो सारी कोई दूसरी क्लास ले जाएगा, तो उसके पास अपना तो कुछ रहेगा नहीं। हो सकता है मैंने इस क्लास के अंदर भी कुछ ऐसे मेथड बनाए हों, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज लिख दे हों जो कि कोई भी दूसरी क्लास इनहेरिट ना कर सके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर, ये जो मैंने हाईलाइट करी है, इस क्लास के अंदर मुझे एब्स्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा, डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंड का मतलब क्या होता है, सारे फंक्शन बना लिए, सारे फंक्शन को एक क्लास में रख दिया, अब उस क्लास को भी एक मॉड्यूल में रख दिया। पढ़े ना मॉड्यूल, अभी थोड़े दिन पहले हमने करा था उसको, एक फंक्शन मैंने कहीं और बनाया, उसको कहीं और पे जाके इंपोर्ट किया, तो क्या किया, कहीं और जाके उसको मॉड्यूल को क्रिएट कर दिया। अब जब मैं इनहेरिटेंस बना रही हूँ, तो इनहेरिटेंस के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड अ सेपरेट कंसेप्ट फॉर दैट, कि मुझे किसी दूसरे क्लास के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है, और वो जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करी जाएगी, यूजिंग द एब्स्ट्रैक्शन। बात सबको समझ में आई? कोई है डाउट वाला जिसको नहीं पल्ले पड़ा? क्लियर विद ऑल? सबको समझ में आई? ठीक है जी। सो ये सारे कंसेप्ट थे जो हमने बेसिकली ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पढ़ने हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि, अच्छा एक चीज और समझ में आ चुकी होगी कि ये जो हमारे पास, ये मैंने मान लो ये कुछ मेथड्स बना दिए, कुछ एट्रीब्यूट्स बना दिए, बेटा बिलोंग किसको करेंगे, ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेंगे, राइट। सो हम जो चीजें क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट, द रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये चीजें हमें सबको समझ में आ गई। अब क्लास के अंदर चीजों को बाइंड कर देंगे, एक तरीके का उसका आर्किटेक्चर बना देंगे ताकि सारी चीजें एक ही जगह में मिल जाए। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर? चलो। सो मान के चलो मैंने क्लास बनाई डेमो,
ठीक है जी, चलो पहले लेआउट समझ लेते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं। तो एक तरीके का अगर लेआउट आप समझो, लेआउट समझ लो चाहे इसको सिंटेक्स को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्लास का नाम लिखना पड़ता है। बेटा जल्दी आया करो। चलो, सो पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। अब क्लास का नाम क्या है, एक तरीके का आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर में याद रखना क्या क्या रूल्स रखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमें कॉलन लिखना है। कॉलन के बाद यहीं पे हमें थोड़ा इंडेंटेशन दे के यहाँ पे अपनी क्लास की डेफिनेशन लिखनी है। जब डेफिनेशन लिख ली, सारा काम खत्म हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना ड्राइवर कोड शुरू करोगे। और ड्राइवर कोड के अंदर क्या करोगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करोगे। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर, तो उसको वैसे रूल्स लगा के यूज कर सकते हो। फिर इज इक्वल्स टू लिखना है, फिर अपनी क्लास का नाम लिखना है, और उसके आगे ये पैरेंथेसिस डाल दे। वो क्यों डालेंगे उसको जरा समझते हैं। ठीक है जी। अब यही मैंने इधर क्रिएट करना है। मैंने कहा ये क्लास होगी, और क्लास का नाम क्या होगा, डेमो होगा। और डेमो के आगे मुझे सिर्फ कॉलर लगाना है। और मान लो मैंने यहाँ पे डेफ लिख के एक फंक्शन बनाया, जिसका नाम क्या होगा, मान लो MSG। अब ये मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया। तुम देखोगे इसके अंदर कंस्ट्रक्टर का भी यूज होगा, कि कैसे पाइथन बाकी सारी लैंग्वेज से अलग है। जैसे तुम लोगों ने मान लो C++ पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टर पढ़े ना थोड़े बहुत, क्या होते हैं, थोड़ी बहुत ही क्लासेस को कॉल कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं। वही चीज होगी लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, और मैंने कहा कि जो डेमो क्लास है वो एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है। अब मुझे करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक ड्राइवर कोड है। और ड्राइवर कोड के अंदर मैंने क्या किया, एक student1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। और किसके लिए बना रहे हैं, एक डेमो में। और उसके क्या लिख देनी है, उसकी पैरेंथेसिस लिख देनी है। अगर मान लो मैं इतना सा कोड एग्जीक्यूट कर रही हूँ, देन माइट नॉट रन। यहाँ तक बना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन तक। जितना तुम लोगों ने पढ़ा है, जितना तुम्हें फंक्शंस आते हैं, मुझे सिर्फ इतना आंसर बता दो कि अगर मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है इन द ड्राइवर कोड, तो कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये MSG यहाँ पे बड़े आराम से आ जाएगा। वेरी गुड। तो मैंने इसको कॉल किया, बट इसने मुझे एरर दिया। कहते हैं जो डेमो डॉट MSG है, वैसे टाइप का एरर आया। कहते डेमो डॉट MSG टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। कहता वो आर्ग्यूमेंट तो ले रहा है, कितने, 0, बट आपने 1 दिया, पर मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। राइट, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। क्योंकि अगर आपने पाइथन क्लास के अंदर स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो वो नहीं चलने देगा। अब मान के चलो हमें कंस्ट्रक्टर नहीं आते, हमें पता ही नहीं कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, तो फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, अगर आपने पाइथन में किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाया, वो फंक्शन तब तक नहीं चलेगा अगर आप उसकी पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर पास नहीं करते। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, डेमो MSG लिखा हुआ है। इसके अंदर मुझे कोई ना कोई वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, जबरदस्ती थोड़ा कि वैल्यू करनी है पास। तो मैं एक लॉजिक यहाँ पे लिखूंगी। मैंने एक डेकोरेटर डाल दिया स्टार्टिंग मेथड का। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उसने क्या किया, मेरी क्लास को एग्जीक्यूट करके दे दिया। ये जो मैंने स्टैटिक मेथड लिखा ना, अगर मैं इसको बिल्कुल लेमन में समझाऊं, तो इस स्टैटिक मेथड का किसी भी कंस्ट्रक्टर नामक फंक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है जो कहीं पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बात सबको समझ में, ये होता है एक स्टैटिक मेथड। और जिसको मैंने यूज किया है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है डेकोरेटर। डेकोरेटर को यूज करके आप बड़े आराम से अपने किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, इन केस यू डोंट वांट टू पास अ पैरामीटर। सबको ये बात समझ में आई। अब क्लास के कुछ इसेंशियल पार्ट्स की बात करते हैं। नाउ मेरे पास मैंने एक और क्लास बनाई जो अगेन विच इज अ डेमो क्लास, और इसके अंदर मैंने फिलहाल पास लिखा, और मैं इसका जल्दी से ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ।
तो मान लो भी ए ऑब्जेक्ट में बना रही हूँ और मुझे डेमो से इसको क्या करना है, कॉल करना है। अब ये जो इसकी पैरेंथेसिस थी, लेट्स टॉक अबाउट दिस पैरेंथेसिस कि यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों डाली गई हैं। एक्चुअली ये ब्रैकेट्स डाली गई हैं इसकी कंस्ट्रक्टर से। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। तो एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज आल्सो अ मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मेथड। लेकिन ये यूज किसके लिए होगा, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द वैल्यूज। जो भी वैल्यूज आप पास करते हो उनको इनिशियलाइज करने के लिए होता है। एक तो पार्ट हो गया डिक्लेरेशन, एक क्या होता है इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन क्या चीज होती है, वेरिएबल वेरिएबल बनाना है, मतलब अभी हमने इसका यूजर से इनपुट लेना है। इनिशियलाइजेशन वो चीज होती है कि जब आपने वेरिएबल की वैल्यू क्या करी है, खुद से डिफाइन कर दी है। बट हमेशा तो हमारे पास ये केस नहीं होगा। मेजोरिटी वाइज हमारे पास केस क्या है कि हमें यूजर से वैल्यू लेनी है। स्पेशली इन द केस ऑफ वेब डेवलपमेंट तुम्हें यूजर से वैल्यू लेनी है। अगर तुम बात कर रही हो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की, फिर तुम कह सकते हो कि हाँ हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई है। बिकॉज डेटा साइंस का मतलब क्या है, यू हैव द डेटा सेट, यू हैव टू अप्लाई द ऑपरेशंस ऑन इट, राइट। लेकिन हमारे पास कंसेप्ट वक्र है, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, तुमने क्या लिखना है, डेफ लिखना है, वो भी एक मेथड है तो डेफ से क्रिएट होगा। अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखना है, क्या लिखना है, इनिट लिखना है। फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर डालना है एंड देन पैरेंथेसिस देने हैं। उसके बाद तुमने कॉलन डालना है और यहीं पे तुम अपनी स्टेटमेंट को लिखोगे जो भी तुम्हें एग्जीक्यूट करवाना है। बात समझ में आई। अब जरा इसको समझते हैं। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये क्लास यहाँ से शुरू हुई और ये क्लास टिल यहाँ तक चल रही है। उसके बाद बेटा जी ये ड्राइवर कोड है, ये दो वक्रे ब्लॉक है, तो दोनों की सेपरेट स्पेस है, दोनों की मेमोरी वक्री है। अगर तुमने एक चीज इस डेमो में क्रिएट करी तो वो चीज इस ड्राइवर कोड में नहीं चलनी, एंड वाइसा वर्सा। अगर तुमने डेमो में अंदर कुछ चीजें क्रिएट करी तो वो चीज तुम्हारी क्लास के अंदर नहीं चलनी। बट हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लिंक करना पड़ेगा यूजिंग कंस्ट्रक्टर। बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा ये जो डेमो था उसके अंदर बनाया एक कंस्ट्रक्टर। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है ना बेटा, वो यही है, ये 6 मेन कंसेप्ट है। लेकिन अगर बात करें उसके कुछ हिडन कंसेप्ट की, तो वो हमें यही मिलता है कंस्ट्रक्टर। विदाउट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क नहीं करती, नहीं कर सकती वो। अभी तक तो कर रही थी, फिर भी जब मैंने ये पहला प्रोग्राम बनाया ये वाला, तो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, फिर भी मेरा प्रोग्राम चल गया था। लेकिन एक एरर आया, वी हैव टू सॉल्व द एरर एंड देन वी हैव टू मूव इट। बात समझ लो, अगर तुमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो क्या होगा, इनबिल्ट बनेगा। तुम्हारा इंटरप्रेटर खुद एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि सिंटेक्स में क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स कहता है कि डेमो के बाद क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है जी, और ये ब्रैकेट किसको डिनोट कर रही है, इस इनिट मेथड को बिलोंग कर रही है। इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज। तो ये क्या करेगा, मेरे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने डेमो के अंदर ना एक वैल्यू पास कराई एम के नाम की, और ये जो एम के होगा ना बेटा, ये डायरेक्ट इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, पास होगा। और मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर लिखने हैं, एक लिखना है मैंने सेल्फ और एक लिखना है मैंने यूजर का नाम। ये सेल्फ क्या होता है, सेल्फ एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको एक कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना ही पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे सेल्फ ही लिखो, अपना नाम भी लिख सकते हो। वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू है, ऊपर कितनी पास हो रही है, एक वैल्यू पास हो रही है। सेल्फ के साथ क्या करोगे, पहला पैरामीटर वो पैरामीटर होगा जिससे आप वेरिएबल को क्रिएट करोगे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस एम के को अगर मैं यहाँ पे भेज रही हूँ तो बेटा जी ये वैल्यू नहीं जानी, ये वैल्यू नहीं जानी। मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर बात सुनो, मेरे पास ऊपर फंक्शन नहीं, मुझे मैं दूसरा बना लेती हूँ। अगर मैं डेफ लिखूं और मैं लिखूं यहाँ पे एक शो मेथड और फिर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊं, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने कहा योर नेम इज, मैं डायरेक्ट यूजर नेम को प्रिंट करा रही हूँ।
ये यूजर नेम मैंने यहीं बनाया था ना, और ये मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं करने देगा। लेट्स सी अगर प्रिंट भी करते हैं तो एरर क्या देगा, और मैं ऊपर यहाँ पे स्टैटिक मेथड भी लिख देती हूँ। और रुको मैं इसको जरा एग्जीक्यूट भी कर लेती हूँ। ए डॉट और मेरे पास था शो फंक्शन। इस शो के अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, दिया कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर पे, और उसके अंदर मैंने वैल्यू भी देके भेजी है। अब जरा इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। मुझे एरर दिया यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। तो ये चीजें कब एरर मिलता है, जब वो कहता है कि ऐसा कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है जी। सो जरा इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया कि जो ये वाला पार्ट है टिल यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ पे, ये है ड्राइवर कोड। इसके अंदर एक वैल्यू पास करी है, कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट हुआ। जो बेटा वैल्यू यहाँ पे पास हुई है वो किसी और मेमोरी के अंदर गई है, इस यूजर नेम के अंदर। और ये जो पैरामीटर है आपने क्या किया, यहीं पे क्रिएट किया। पैरामीटर यहीं पे क्रिएट होते हैं ना, वो फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ है, वो एक क्लास के अंदर क्रिएट नहीं किया गया। क्लास की एक अपनी मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर हमने दो मेथड को बनाए, जिसमें से एक कंस्ट्रक्टर है और एक क्या है, एक नॉर्मल मेथड है। हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक यूजर नेम पास कराया, जो यूजर नेम यहाँ से यहाँ की वैल्यू को पास कराएगा। लेकिन जो वेरिएबल आपने यहाँ पे क्रिएट किया, आप थ्रू आउट द क्लास उसको यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास का कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लास का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसके अंदर वो वैल्यू सेंड करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी जो आप चाहते हो कि प्रिंट। और वो वेरिएबल बनेगा कैसे, वो बनेगा सेल्फ के ऊपर। तो सेल्फ क्या करेगा, सेल्फ आपके वेरिएबल्स को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। अब वो कैसे होगा, मैंने सिंपल सा लॉजिक लिखा। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस, लेट मी जस्ट मेक इट कमेंट हियर। तो मैं क्या लिखूंगी, मैंने कहा सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट से कॉल करते थे ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंस्टेंस बना लिया। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ इंस्टेंस। अगर कहीं पे बुक्स में पढ़ोगे ना, दैट इंडियन मेथड इज द इंस्टेंस, इन इज ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होता है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक इंग्लिश भाषा का एक शब्द है इंस्टेंस, जिसको नॉर्मल भाषा में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंस्टेंस, और कुछ नहीं है। बहुत तुम्हें लगेगा कि ये क्या क्या बड़े बड़े शब्द है, बेटा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है, इंस्टेंस। तो मैंने क्या किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए। और मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट लिख के एक क्लास यूजर नेम बना लिया मान लो। हालांकि मैंने बहुत बड़ा वेरिएबल लिखा, आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। मैंने एक वेरिएबल बनाया सेल्फ डॉट क्लास यूजर नेम। अब ये व्हाइट कलर का आ रहा है कि नहीं, अभी तक मेरा वेरिएबल इनवैलिड है, क्योंकि वेरिएबल तभी क्रिएट होता है जब उसके अंदर की वैल्यू डाली जाए। मैंने इज इक्वल टू करके यूजर नेम की वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट कर दी। एट दिस लाइन, ये जो एम के की वैल्यू आपने इधर भेजी थी, वो वैल्यू इस वेरिएबल में है, उसको हमने कहाँ पे डाल दिया, एक सेल्फ डॉट यूजर नेम के अंदर। और मुझे जब भी क्लास के अंदर इस एम के की यूजर नेम की वैल्यू चाहिए होगी, मैं इसको क्या किसको लिख पे यूज करूंगी, क्लास यूजर नेम पे। डन। और मुझे इसी को पास कराना है। एंड यूजर नेम में, रुको तो मैं एक चीज और बताती हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्लास यूजर नेम चाहिए होगा, अब जस्ट राइटिंग एज द क्लास यूजर नेम। अब मैंने इसको लिखा क्लास यूजर नेम, और रुको मैं इसको ये भी लिख देती हूँ। अब वो मुझे फिर एक्सेसिबल नहीं करके दे रहा, तो प्रॉब्लम क्या होगी, जिसके साथ क्रिएट करा है उसी के साथ एक्सेस भी करवाना है। तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम लिखते हो, तो मुझे यहाँ पे सेल्फ डॉट क्लास यूजर नेम ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब ये फिर नहीं चल रहा, जरा इसको यहाँ तक देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, क्या बताया था, जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो इंडिपेंडेंट मेथड होते हैं, उसका किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, ये जो फंक्शन है वो ऊपर से वैल्यू लेके आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच आपस में कोई कनेक्शन है।
तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे स्टार्टिंग मेथड को रिमूव कर देंगे कि अब हमारा ये मेथड एक इंडिपेंडेंट मेथड नहीं रहा, एक स्टार्टिंग मेथड नहीं रहा, अब ये डायनामिक बन गया है। डायनामिक का मतलब क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर नीचे से वैल्यू लेके आ सकता है, अब ये वर्किंग कर सकता है। स्टैटिक मेथड है जस्ट यूज फॉर योर प्रिंटिंग एंड नथिंग एल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिर्फ इतना सा लॉजिक लिखूंगी। अब वो मुझे फिर एरर देगा, वो क्या बताएगा, कहते हैं डेमो डॉट शो टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर लिखना पड़ेगा। इस सेल्फ से आइडेंटिफिकेशन हो रही है दैट दीज आर दी कनेक्टेड विद ईच अदर। और जरा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, एमके प्रिंट करके दे रहा है। बात समझ में आई। अब अगर आप कहो कि व्हाट इफ कि अगर इसको यूजर नेम से करते तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगी और मैं यूजर से इनपुट लूंगी। मैं कहूंगी इसको प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। और चलो एक और ले लेते हैं, एज भी ले लेते हैं एंड लेट्स टेक द इनपुट एज एंटर योर एज। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज हटानी पड़ेगी बिकॉज मुझे नहीं पता यूजर मुझे क्या वैल्यू देगा। सो व्हाट वी हैव टू यूज वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक तो नेम वेरिएबल हो जाएगा और एक मेरे पास एज वेरिएबल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर एक वेरिएबल और पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक नेम हो जाएगा और एक एज हो जाएगा। इफ यू कैन सी, तो देखो बेटा जी दोनों वेरिएबल्स में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। और जो मैं यहाँ पे मतलब मैं तीनों वेरिएबल रख ले रही हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। सो वैल्यू पास होती है वेरिएबल के बीच में, कोई कनेक्शन नहीं है कि कहाँ पे क्या वेरिएबल बना रहे हो। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि जो वेरिएबल तुमने सेल्फ के साथ बनाया है थ्रू आउट द क्लास वही एक वेरिएबल चल रहा है यहाँ पे, इधर नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में। सेल्फ डॉट, अगर मान लो मैं लिख रही हूँ क्लास एज, क्लास एज में लिखा और उसके अंदर मैंने एज वेरिएबल डाल दिया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि अब मुझे सेल्फ डॉट के साथ इसको प्रिंट कराना है, सेल्फ डॉट क्लास एज। और अगर मैं सिर्फ यहाँ तक आपको प्रिंट करा के बताऊँ तो एंटर योर नेम एम के, सॉरी गलती होगी, उधर नहीं आना था, नीचे आना था। एम के एज मान लो मैंने 78 दी और उसको कोड एग्जीक्यूट करके दिया। अब बड़े ध्यान से समझना क्योंकि जब तुम ज़ैंगो करोगे या प्रोजेक्ट करोगे या इवन कि वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ये बेस है प्रोग्रामिंग का, ध्यान से समझना। ये बना ड्राइवर कोड, इसकी मेमोरी अलग है, इसके अंदर जो भी बनाया बना हुआ कहीं पे। सबसे पहले क्या चलता है, ड्राइवर कोड चलता है। और जब आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट हुआ उसने सबसे पहले क्या किया, एक मेमोरी ब्लॉक बनाया। उस मेमोरी के अंदर उसने क्या किया, एक नेम नाम का वेरिएबल बना दिया और एक एज नाम का वेरिएबल बना दिया। जहां भी इसको जगह मिल जाएगी वो आ जाएगा। ये बेसिक में था आपके। उसके बाद उसने क्या किया, एक क्लास को कॉल किया। अब जब ये वाला सिंटेक्स वो देखेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि ए नाम का ऑब्जेक्ट बना, किसके लिए बना, एक डेमो क्लास के लिए बना। उस डेमो के अंदर नेम और एज पास किए गए। तो इसी टाइम पे उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि यही सिंटेक्स है। जब आप क्लास नेम के अंदर अपनी वैल्यूज को पास करते हो तो वो कंस्ट्रक्टर के लिए करी जाती है, किसी मेथड के लिए नहीं। इतना पार्ट सबको समझ में आया? बेटा जी नहीं क्लियर है तो प्लीज बता दो। एनीवन क्लियर? चलो। सो नेम और एज यहाँ पे पास हुई। मान लो द नेम वाज एम के एंड द एज वाज मान लो 78 या 80 जो भी है। अब ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे पास होंगे तो क्या होएगा, इधर से फ्रॉम दिस टू दिस यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉलिंग हो जाएगी। और तुम्हें पता है कि जब ये ड्राइवर कोड से हम ऊपर को गए हैं तो ये जो इंटरप्रेटर का फ्लो चेंज हुआ है। यूजुअली फ्लो कौन सा होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि मेरे को पता है ये फर्स्ट लाइन है, उसके बाद यही सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होनी है। लेकिन जब बेटा जी कॉलिंग के टाइम पे इंटरप्रेटर अपना फ्लो चेंज करता है तो उसको एक नाम दिया जाता है
ओवरहेड सिचुएशन। कल को कंपाइलर डिजाइन पढ़ते हो ना, तो उसमें चीजें डिजाइन करके बताई जाती है कि किस तरीके से ओवरहेड सिचुएशन होती है, और इस सिचुएशन में कंपाइलर या इंटरप्रेटर को कितना टाइम लगता है आपका कोड एग्जीक्यूट करने में। क्या हुआ, इंटरव्यू के लिए 4 बंदे गए, चारों ने प्रोग्राम अच्छे से करके बता दिया। अब जिसके प्रोग्राम में कम टाइम लगेगा कंपनी उसको हायर करेगी। दैट इज नोन एज द नोटेशन, चाहे वो बिग हो चाहे वो कोई भी हो। कुल मिला के 3 नोटेशंस होते हैं, वो चलो चलो तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे, एमएससी या सीएस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैं समझ में आ गया, जब इंटरप्रेटर ने अपनी क्या किया, फ्लो चेंज किया, तो उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड सिचुएशन कहते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डेमो क्लास बनी है, उसके अंदर एक फंक्शन ये बना, एक फंक्शन ये बना। इस फंक्शन के द्वारा हमने बनाए 2 वेरिएबल, एक यूजर नेम और एक एज। और सेल्फ कोई वेरिएबल नहीं है बेटा जी, सेल्फ एक ऐसा पैरामीटर है जो क्या करेगा, क्लास वेरिएबल को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो उसने क्रिएट करके दिया आपको, कैसे दिए, हमने लिखा कि सेल्फ डॉट क्लास यूजर नेम इज इक्वल टू किसके अंदर है, यूजर नेम। मतलब अगर इस यूजर नेम के अंदर कौन सी वैल्यू थी, एम के, तो एम के भी किसके अंदर आ गई है, क्लास यूजर नेम के अंदर। इतना बात सबको समझ में आया, क्लियर विद ऑल। तो सेकंड क्या थी, एज। तो एज को भी हमने इसको क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो ये जो मेथड था, इसके अंदर हमने क्या किया, सेल्फ पैरामीटर पास किया। सेल्फ कहाँ पे है, ये है। जो वेरिएबल्स बनाए किसकी हेल्प से बनाए थे, सेल्फ की हेल्प से बनाए थे। तो हम बता देंगे कि सेल्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके द्वारा बनाए गए वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। तो हम डायरेक्टली सेल्फ वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ये बात ध्यान से समझ जाओ। अगर तुमने किसी पैरामीटर किसी फंक्शन के अंदर सेल्फ पास नहीं कराया, तो जो वेरिएबल तुमने सेल्फ के द्वारा बनाए हैं उसको यूज नहीं कर पाओगे। ये सबके पल्ले पड़ा कि नहीं बेटा जी, ये चीजें वैसे इतनी जल्दी समझ में आती नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है। नहीं क्लियर हुआ तो मेरे को बता दो, आगे चल के जब प्रोजेक्ट आएगा ना, देन डोंट टेल मी कि हमें भूल गई है, हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए, ये चीजें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी। क्लियर है जी सबको, चलो। सो एग्जीक्यूशन आई होप सबको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से काम करना है। अच्छा एक चीज और, अब मान के चलो मुझे, मेरे पास क्या था, मैंने बनाई एक क्लास ये कॉपी, और एक मैंने क्लास बना दी मान लो चाइल्ड नाम की, ठीक है जी। अब ये जो चाइल्ड है वो क्या करना चाहती है, वो यूज करना चाहती है इस शो को। ये तो मेरे पास बन गया ना, वेरिएबल तो मैंने बना के रख लिए, मुझे यूज करना है इसको किसी और क्लास में। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी which comes under the concept of inheritance। सबको ये समझ में आया, पल्ले बड़ा। अब बस इसी को यूज करना है। लेट मी जस्ट ओपन द पीडीएफ नाउ। तो तुम्हें एक एक चीज उसको बना के दिखा दूंगी, फिर तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। आधी की एक या दो इनहेरिटेंस मैं करवाऊंगी, उसकी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन मुझे तुम लोग करके बताओगे। बेसिक पढ़ चुकी आफ्टर ऑल, इतना तो आना चाहिए। मेरे पास ना ये ओप्स का पीडीएफ भी है, तो ये तुम्हें मैं भेज भी दूंगी, ठीक है। बस एक बार मैसेज कर दिया करो, याद दिलवा दिया करो कि मैम पीडीएफ भेज दो, कि सेल्फ पैरामीटर का क्या यूज है, किसके लिए यूज हो रहा है। इवन वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, एक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, एक होते हैं क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं, आर ओन्ड बाय द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। इंस्टेंसेस आर व्हाट, द ऑब्जेक्ट। तो जो वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं हमको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। एक्चुअली ये जो तुम लोगों ने बनाए थे ना, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल थे, क्योंकि इसको किसकी यूज से बनाया गया है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। बात सबको समझ में आई। एंड देन इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। अगर मान लो मैं यहाँ पे भी कोई वेरिएबल बना देती हूँ, मैंने कहा यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, सिंपल एक नेम, और यहाँ पे मैंने बनाया, उसको मैंने लिख दिया एम के। तो बेटा जी जो ये वेरिएबल बनाया है ना, उसको कहते हैं क्लास वेरिएबल। ये क्लास वेरिएबल होगा, और ये कौन सा होगा, ये एक इंस्टांस वेरिएबल होगा। इंस्टांस वेरिएबल,
ठीक है जी, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है और ये क्या है, क्लास वेरिएबल है। सबको बात समझ में आई? एंड देन ये प्लीज पढ़ भी लेना, थोड़ा बहुत तुम लोगों की हेल्प करेगा। सिंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स created in init are called instance attribute and instant attributes values to specific to a particular instance of a class। ये नहीं पहले पढ़ा? इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं एंड इंस्टेंस आर व्हाट, ऑब्जेक्ट। जो वेरिएबल इनिट मेथड के अंदर बनाएंगे यूजिंग द सेट पैरामीटर, वो कौन से होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल, और वो उसी के अंदर एक्सेस किए जाएंगे। देखो बात समझने की कोशिश करो बेटा जी, ये वेरिएबल एक एक मेमोरी के अंदर है और ये जो मेथड बना दिया वो एक अलग मेमोरी के अंदर है। तुमने क्या किया, तुमने ये दो यहाँ पे क्रिएट करे, अब तुम्हें इसको यहाँ पे एक्सेस करना है, नहीं कर पाओगे अनटिल तुम सेल्फ नहीं लिखोगे, क्योंकि ये बने ही इधर है, तो बाहर कैसे कॉल हो जाएंगे। तुमने कुछ ड्राइवर कोड में बनाई, बाहर चलेगी नहीं चलेगी? बात समझ में आई? तुमने कोई वेरिएबल आई वेरिएबल वाइल लूप के अंदर बनाया, अब वो वाइल के बाहर थोड़ा चलेगा, वाइल में क्रिएट किया तो उसी के अंदर चलेगा। जिसको यहाँ तक नहीं समझ में आया, मैं दोबारा तुम्हें वाइल लूप की एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने क्या किया, एक आई नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मान लो मैंने 1 लिखी हुई है। अब मैं लिख रही हूँ कि जो वाइल है, आई जो है अगर वो लेस देन क्या है, 3 पे है, तो मुझे क्या करके दे दो, मुझे प्रिंट करके दे दो तुम आई को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं और आई को प्लस इज इक्वल्स टू मैं 1 कर जाऊं और मैं इसको करूँ एग्जीक्यूट, तो उसने मुझे 1 2 प्रिंट करके दिया। अच्छा मैंने 3 बोला था, मान लो मैं इसको 10 तक लेके जा रही हूँ, तो मैं समझ में आया वो 9 तक चलेगा। ठीक है जी, बेटा जी जो ये आई वेरिएबल बनाया था ना, अगर मैं इसको बाहर लिखूं प्रिंट आई अगेन, और अगर मैं इसको एक्सेस करूं तो ये मुझे प्रिंट करके देगा आई की वैल्यू दैट शुड बी 1 अगेन 10। अच्छा मैंने उधर प्रिंट करके दी है, ठीक है ठीक है। आई की वैल्यू उसके बाद क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, लूप चल गई ना। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, बिकॉज वो इंक्रीमेंट किया था। अगेन देखो, यहाँ तक 10 बाय प्रिंट हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस लूप के अंदर एक वेरिएबल बनाऊं j इज इक्वल्स टू 6, और अगर मैं यहाँ पे j प्रिंट कर दूं, कॉमा डाल के j प्रिंट कर दूं, तो जैसे i प्रिंट हो रहा था वैसे मुझे 6 भी प्रिंट होता नजर में आएगा। इतना पार्ट सबको समझ में आया? लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, मैं यहाँ पे j प्रिंट कराने की कोशिश करूं एंड दैट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, अच्छा वो लूप के अंदर था, मान लो दिस इज एवरीथिंग इज इन दिस फंक्शन। ये मैंने गलत किया, हाँ, ये मान लो मुझे डेव शो नाम का एक और फंक्शन बनाना है, उसी के अंदर मुझे सारा कुछ पेस्ट करना है एंड दिस टैब 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 हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, जे इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जे वेरिएबल कहाँ पे बना है, इस मेथड के अंदर बना है, तो तुम उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जो चीज जहाँ पे क्रिएट हुई है उसको सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको कहा जाता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इसको क्या कहा जाता है, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। और बेटा जी इसको क्या कहा जाता है, ये जो तुमने बाहर बनाया था ना, इसको कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल, और जो जहाँ यहाँ पे जो जे बनाया हुआ है इसको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ वहां तक सीमित है जहाँ पे ये क्रिएट किए जाते हैं। एंड अगर मैं क्लास की बात करूँ, तो क्लास के अंदर जो काम हमारा लोकल वेरिएबल वाला था ना, एक्चुअली these instance variable are kind of a local variable। बात समझ में आई? यहाँ तक सबको क्लैरिटी हुई? चलो आगे चलते हैं। सो and then on the other hand class attributes are the attributes that have the same value for all instance, and you can define a class variable by assigning a value to a variable name outside of init method। class variable किसी भी मेथड के अंदर क्रिएट नहीं किए जाते, वो एक क्लास के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। ये नहीं समझ में आया? मैंने कहा यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, उस क्लास के बाद वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया,
तो ये क्या बन गया, क्लास वेरिएबल बन गया। अगर मैं कहूँ मैं इसको उठा के इसको एक मेथड के अंदर डाल दूँ तो बेटा जी वो बात नहीं बनेगी, फिर ये क्या हो जाएगा, एक इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई डाउट? यस और नो? यस इसका, हु सेड यस? डाउट? ठीक है जी, बेटा जी ये पढ़ लेना सारी चीजें। नाउ लेट्स गो फॉर द इनहेरिटेंस। तो क्या होता है, अलाउस यू टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास दैट्स अ बेस क्लास टू अनदर क्लास नोन एज द डिराइव्ड क्लास। एक क्लास बनाई बेस, ठीक है जी, कोई भी क्लास हो सकती है। फिर मैंने एक और क्लास बनाई एंड द क्लास विच आई क्रिएटेड राइट नाउ, मैं चाहती हूँ कि वो किसी और क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करे, रीयूज करे। तो इन केस पे सेकंड क्लास क्या हो जाएगी, एक डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। Then it represents real world relationship well, provide the reusability of a code. We don't have to write the same code again and again. Also allows to add more feature to a class. It's a transitive in nature. Transitive समझते हो क्या होता है? ट्रांजिटिव वाया प्रोसेस समझते हो? चलो मान के चलते हैं, समझते हैं क्या चीज होती है। मैंने कहा मेरे पास कोई एक क्लास बनी, फिर मेरे पास क्या बनी, बी क्लास बनी, फिर मेरे पास एक सी क्लास बनी। बी क्लास किससे बनी है, ए से, और सी क्लास किससे बनी है, बी से। अल्टीमेटली जो सी क्लास बनी है वो किससे बनी है? बात सबको समझ में आई? नाउ दिस इज नोन एज द वाया प्रोसेस और द ट्रांजिटिव नेचर। ट्रांजिटिव का मतलब होता है किसी के थ्रू, वाया मतलब किसी के थ्रू। मैंने तुमको काम करने के लिए बोला, तुमने किसी और को बोल दिया, अल्टीमेटली काम किसके थ्रू हुआ, मेरे थ्रू हुआ। बात सबको समझ में आई? तो दिस इज व्हाट इट इज, अ ट्रांजिटिव इन नेचर। एक चेन जहाँ बनती है ना वो ट्रांजिटिव होता है। अब सिंटेक्स इसके लिए बेसिकली क्या होंगे, तुमने एक बेस क्लास बनाई, कॉलन डाला, उसके अंदर उसकी मेथड बॉडी लिखी, फिर जब एक डिराइव्ड क्लास बनाओगे तो डिराइव्ड क्लास की ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, बेस क्लास पास करवा दोगे, एज पैरामीटर उसके अंदर पास करवा दोगे। और इसके अंदर सुपर कीवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड लेटर, इसको बाद में समझते हैं। चलो, तो एक हमने क्लास बनाई बेस नाम की, और इसके अंदर मैंने लिख दिया मान लो यहाँ पे पास। और एक क्लास मैंने बनाई चाइल्ड नाम की, और बेटा जिस चाइल्ड क्लास के अंदर हमने बेस को कर दिया पास, और यहाँ पे लॉजिक बना। नाउ द क्वेश्चन इज, दो क्लासेस है, दोनों में से ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? और ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है एक चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो पेरेंट को भी क्या करवा सकती है, कॉल करवा सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाइल्ड का सी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे इसको किया कॉल, ठीक है जी। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक डेफ शो वन नाम का फंक्शन बनाया था, और इसके अंदर पता ही लग गया तुम लोगों को मुझे सेल पास करना ही पड़ेगा। और फिर अगर मैं इसके अंदर प्रिंट लिखूंगी, मैंने कहा दिस इज द बेस क्लास एग्जीक्यूटेड। देन एक मुझे बनानी है चाइल्ड क्लास, उस चाइल्ड क्लास के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं एक फंक्शन बनाऊंगी, दैट वुड बी दी शो टू फंक्शन। और उसके अंदर भी मैं सेल पैरामीटर को पास करा दूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि कॉलिंग के टाइम पे मेरे पास कोई प्रॉब्लम आए। और जिसको हटाना पड़ेगा, प्रिंट इज दैट द चाइल्ड क्लास एग्जीक्यूटेड, चाइल्ड को आप ड्राइव क्लास भी कह सकते हो। ठीक है जी। अब क्या करना है, सी डॉट लिख के लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन से फंक्शन हम चला सकते हैं। सजेशन आ रहा है शो वन शो टू, मतलब मैं दोनों फंक्शन यहाँ पे चला सकती हूँ। तो ये एक हो गया पेरेंट का फंक्शन, और ये दूसरा शो टू कौन सा था, चाइल्ड का अपना फंक्शन। ठीक है जी। इस टाइम पे उसने इनहेरिट तो करा है लेकिन यूज नहीं करा कुछ भी। ठीक है जी। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, और उसने मुझे बेस और चाइल्ड दोनों क्लास एग्जीक्यूट करके दी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। लेकिन अब बात आती है, मुझे ये काम कभी नहीं करना, ये जो शो वन किया था ना, ये कभी नहीं करना। एक्चुअली मैंने बेस क्लास को ड्राइवर कोड में एक्सेस किया, बेटा जिसको कहा जाता है डायरेक्ट एक्सेस। किसको कहा जाता है जी, डायरेक्ट एक्सेस। और इससे हमारा कोई फायदा नहीं है।
एक चाइल्ड क्लास अगर अपनी क्लास के अंदर पेरेंट को कॉल करे उसमें हमारा यूज है, उसमें हमारा एडवांटेज है, अदरवाइज नहीं है। हम उसको कैसे कर सकते हैं, ये मेरे पास फंक्शन था, इसके अंदर मैं सुपर मेथड लगाऊंगी और ये जो शो वन है इसको मैं यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करूंगी। नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट। अब चला फिर से बेस क्लास और चाइल्ड क्लास। ये पार्ट सबको समझ में आया? किसी को डाउट इसके अंदर? और अगर मुझे पैरामीटर्स देने हो तो अगर मैं यहीं पे, बिल्कुल, अगर मैं यहीं पे मेथड को कॉल कराऊं, ये मेरे पास एडिट मेथड हो गया, ठीक है। और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा और मुझे नेम पे लिखना पड़ेगा। एंड अगेन जो मैंने नीचे करा था पेरेंट सिंगल क्लास के अंदर, वो मैं सेम लॉजिक यहीं पे लिखूंगी। एंड आई वांट दिस टू बी एग्जीक्यूटेड एज, और मैं एक काम करूंगी, मैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको कॉल करूंगी, ठीक है। एंड ये मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको किया कॉल, और मैं चाहती हूँ कि मैं वेरिएबल बना लूँ। तो सेल्फ डॉट नेम भी अगर लिखूँ तो नेम डाल दूँ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। सेल्फ डॉट नेम इज दी इंस्टेंस वेरिएबल, और नेम क्या था, जस्ट एक पैरामीटर था, तो वैल्यू तो नीचे से जाके पास होगी। तो सेल्फ डॉट अगर मैं एज लिखूं इज इक्वल्स टू एज लिखूं, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं सेल्फ के अंदर दो चीजें अगर पास कराऊं, एक क्या था नेम, दूसरा क्या था एज, लेकिन कैसे पास करानी पड़ेगी, सेल्फ डॉट लिख के। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट लिखना पड़ेगा। और यहीं पे इस चाइल्ड के अंदर एज इट्स अ कंस्ट्रक्टर राइट हियर, जो कि दो वैल्यूज को ले रहा है, तो अगर इसके अंदर मैं अपना नाम और मान लो कुछ अपनी एज वगैरह अगर पास कराती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बन गया बात? किसी चीज में कोई डाउट? नो? क्लियर विद ऑल? सो ये होती है हमारी इनहेरिटेंस। तो हमने इनहेरिटेंस को भी यूज कर लिया। नाउ वी शुड मूव ऑन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये टाइप्स को तुम्हें एक एक करके समझा दूंगी बेटा जी, कोडिंग इसकी तुम लोग मुझे करके बताओगे, ठीक है जी। सो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या मिलती है, सबसे पहले मान तुम्हें मिल जाती है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल चाइल्ड होता है। अभी जो हमने करा था वो सिंगल इनहेरिटेंस थी। सेकंड होता है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, इनहेरिट मल्टीपल बेस क्लासेस द चाइल्ड क्लास, क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री, उनमें से एक क्लास डिराइव हो रही है क्लास एन। इसको जरा कॉपी करके समझते हैं। हाँ जी, एक क्लास ये बनी, एक क्लास ये बनी और एक क्लास ये बनी। इनसे देखो एरो ऊपर की तरफ से जा रहा है, तो इनसे एक क्लास डिराइव्ड हुई है क्लास एन, मान लो उसको मैं एक डी क्लास कह रही हूँ। तो ये कुछ ऐसा भी तो बन सकता है दैट मान लो ये बेस क्लास वन है, ये बेस क्लास नंबर टू है और ये बेस क्लास नंबर थ्री है। इन सबसे एक क्लास बन रही है जो कि नेचुरली क्या होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी। और वो केस कहाँ पे होता है, मल्टीपल होता है। मतलब समझ में आया कि मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल पेरेंट होंगे और उनका क्या होगा, एक सिंगल चाइल्ड होगा। हमें ये समझ में आ गया, राइट? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो कि अगर मैं कोई कॉलेज नाम की क्लास बना रही हूँ, तो एक मेरे पास क्या होगी, स्टूडेंट डिटेल्स होगी, एक मेरे पास क्या हो जाएगी, फैकल्टी की डिटेल्स हो जाएगी, और एक मान लो मेरे पास एग्जाम की डिटेल्स हो जाएगी। उन सबसे एक क्लास डिराइव होगी कौन सी, अकाउंट ऑफिस। अकाउंट ऑफिस एक ऐसी क्लास होगी जो हर एक क्लास का क्या रख रही है, हिसाब किताब रख रही है। इसका मतलब उसको स्टूडेंट के रोल नंबर भी चाहिए, उसको फैकल्टी की आईडी भी चाहिए, उसको एग्जाम के शीट नंबर भी चाहिए, सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। बात सबको समझ में आई? तो तुम लोगों ने पहले ही क्या करना है मैं तुम्हारा टास्क ले देती हूँ। टास्क है तुम्हारा, जितनी भी इनहेरिटेंस होंगी ना, तुमने क्या करना है, एक कॉलेज क्लास को इन्वॉल्व करना है। उसके अंदर क्या क्या एंटिटीज बन सकती है, क्या क्या क्लासेस बन सकती हैं। तो तुम लोगों ने एक बनानी है एक स्टूडेंट क्लास, ठीक है जी। एक तुमने बना देनी है लाइब्रेरी क्लास, एक तुमने बना देनी है अकाउंट ऑफिस वाली, ठीक है जी। एक तुमने बना देनी है टीचर्स के लिए, फैकल्टी के लिए, और नहीं चार बहुत है,
चारों से अगर काम चला सकते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। तो कॉलेज के अंदर तुमने ये 4 क्लासेस बनानी है, इसकी तुमने इनहेरिटेंस करके बतानी है। द नेक्स्ट इट वुड बी मल्टी लेवल। अभी वाया प्रोसेस समझाया था ना, ये वाया प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो ये ए क्लास बनी, ये बी क्लास बनी और ये सी क्लास बनी। सी क्लास बन के आई है बी से और बी क्लास किससे बन के आई है ए से। सो अल्टीमेटली सी क्लास किससे बनी है, ए से। यहाँ से ये लेके यहाँ तक का क्या था, लेवल 1 था। यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा, लेवल 2 बन गया। हो सकता है दैट कोई अगेन डी क्लास होगी जो सी से बन के आई है। सो इस प्रोसेस में क्या होगा, a base class acts as a child class acts as a base class। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो बी क्लास है वो एक चाइल्ड भी है और वो क्या है, एक पेरेंट भी है। ना यू हैव टू आइडेंटिफाई, तुम्हें अपना खुद का दिमाग चलाना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सी का बनेगा कि बी का बनेगा कि दोनों का बन सकता है। ठीक है जी, ये चीज़ें करके आना, अपने तरीके से कोड लिखने की कोशिश करो। देख देने को तो मैं भी तुम लोगों को एंटिटीज दे सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें क्लासेस बताई हैं, उसके अंदर क्या प्रिंटिंग करना है, कैसे यूजर इनपुट लेना है, वो तुम्हारा दिमाग होना चाहिए। अभी तक तुम सारा फ्लो कंट्रोल पढ़ के आए हो, ये चीज़ें तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए। मैं हमेशा सिर्फ एंटिटीज देती हूँ। यू आर द डेवलपर, यू हैव टू थिंक कि मुझे क्या करना चाहिए। डेवलपर्स का काम क्या होता है, डिजाइनर्स का काम क्या होता है, सोचना। सोचना, प्लान करना, देन एग्जीक्यूशन करना। क्लियर विद ऑल। नेक्स्ट इज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल में दैट वुड बी द वाइस वर्सा ऑफ मल्टीपल। हायरार्किकल में एक बेस क्लास होगी और उसके क्या होंगे, मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे। हायरार्किकल में क्या था, ये सिंगल बेस क्लास, अब उसके क्या है, मल्टीपल क्या है, चाइल्ड्स है। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल का उल्टा हो गया, दिस इज दी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और तुमने इस बेस पे काम करना है। क्लियर हुआ। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या थी, एक स्टूडेंट क्लास हो जाएगी। स्टूडेंट क्लास से क्या चीज़ें ड्राइव हो रही है, अकाउंट ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफिस और एक कौन सा, मान लो जर्नल ऑफिस। ठीक है जी। ये तीनों ऑफिस जो बनाए होंगे, तीनों को क्या चाहिए, स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, सारी चीज़ें यूज करेंगे। लाइब्रेरी वाले को भी बच्चे का रोल नंबर चाहिए, अकाउंट वाले को उसकी ईमेल भी चाहिए, उसका रोल नंबर चाहिए, उसकी फीस भी चाहिए, उसके सब्जेक्ट नंबर भी चाहिए। जर्नल ऑफिस को क्या चाहिए, बच्चे की अटेंडेंस चाहिए। ऐसे काम करते हैं ना सारी चीज़ें। तो तुम लोगों ने इस तरीके से प्रोग्राम बना के आना है। ठीक है जी। ये जो सारी चीज़ें बना रहे हो ना, तो मैं इसका एडवांटेज भी बता दी। इवन सम ऑफ यू, अगर किसी को लगता है इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, बात सुनो। तुम पढ़ रहे हो पाइथन लैंग्वेज, इसके अंदर तुम्हारा एक जेंगो वाला प्रोजेक्ट है, फ्रंट एंड बैक एंड को मिला के, जो तुम फ्रेमवर्क के साथ पढ़ोगे। बेटा तुमने जब सिंपल पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है, तुम एक कमांड प्रॉम्प्ट बेस एक अपना प्रोजेक्ट और बनाओगे, कमांड बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है जी, जो होता है ना कमांड लाइन पे, जो टर्मिनल पे चलते हैं, एक तुम अपना प्रोजेक्ट बनाओगे टर्मिनल। तो कुल मिला के तुम्हारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे बनाने के लिए। अगर आगे चल के और फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो कम से कम 3-4 तो बना के जाओगे, उतना तुम्हारा हाथ खुलेगा इसमें। ठीक है जी। चलो, एंड द नेक्स्ट इट वुड बी नथिंग बट द हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा सबका, राइट। चलो, तो एक चीज समझ में आई, हाईलाइटेड पार्ट क्या है, कॉम्बिनेशन है मल्टीपल इनहेरिटेंस का और मल्टी लेवल का। नाउ लेट्स डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स राइट हियर। एक यहाँ पे बनी पेरेंट क्लास, एक उसके क्या बन गए, 2 चाइल्ड बन गए। एट दिस पॉइंट ये कौन सी बन गई, मल्टीपल बन गई। डन। एंड देन एक यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गई, मल्टी लेवल बन गई। ये कौन सी है, चाइल्ड क्लास है, ये कौन सी है, चाइल्ड क्लास है, और ये एक मान लो डी क्लास बनी है जो इन दोनों से क्या हुई है, डिराइव हुई है। तो ये बन गई मल्टी लेवल क्लास। सबको समझ में आया, कोई डाउट इसके अंदर। इसको एक बार में नहीं पल्ले पड़ने वाला किसी को। जैसे तुमने द मोमेंट तुमने क्लास के बाद स्टेप आउट किया, तुम्हारे दिमाग से सारी चीज़ें उठ जाती हैं। मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, उसको समझ लेना, सुन लेना, कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ भी लेना। ठीक है जी। बट आई होप कल तक तुम्हारा ये काम कंप्लीट हो। ठीक है जी।
और सर इसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वुड बी आर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को हम बाद में पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह को बाद में पढ़ेंगे। क्लैरिटी हुई? क्योंकि अगर सबकी बेटा जी इतना पार्ट बना होगा ना तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम, हाँ जी बेटा जी, प्रॉब्लम क्लियर है ना? कि सब किसी चीज में डाउट तो नहीं है किसी को भी? नो वन? चलो अब तुम लोग ना, वी हैव 30 मिनट्स लेफ्ट।